ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग शुरू करने वाले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है आपकी जिंदगी के लिए, प्लस आपके सीएस जर्नी में ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर मुझको लगभग 3 क्लासेस लग जाएंगे, टुडे बीइंग द फर्स्ट क्लास। ठीक है, अच्छा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ये है क्या चीज? ये है क्या चीज सर? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिलेटेड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से। मतलब कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हो तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या क्या नियम है, उस ट्रांसफर से रिलेटेड क्या क्या नियम है, वो आप लोग आज इस चैप्टर में सीखने वाले हो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये सारे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, ये सारे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्या क्या कितने कितने प्रकार के प्रॉपर्टीज है। फिर है नो रूल रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या बताइए, उसके बाद है अपना जैसे कि लिस पेंडिस। अच्छा, इससे ऊपर है प्रॉपर्टीज विच कैनॉट बी ट्रांसफर। अच्छा, वो कौन से प्रॉपर्टीज है जो कि ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। उसके अलावा और क्या क्या है बताइए। उसके अलावा है लीज पेंडेंस। लीज पेंडेंस का मतलब क्या होता है? लीज पेंडेंस का मतलब होता है भैया पेंडिंग सूट। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट चल रहा है अभी कोर्ट में। ठीक है, कोई केस चल रहा है अभी भी कोर्ट में, तो है लीज पेंडेंस। मतलब एक कोई पेंडिंग सूट रिलेटेड टू अ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी अभी पेंडिंग में है ना, तो उसको आप लोग ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है? उसको आप लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? फिर देखो प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेल, फिर मॉर्गेज, चार्ज, लीज। फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कुछ देखेंगे जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। तो यही लीज पेंडेंस यहाँ पे है। समझ में आ रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस क्या है एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये हमारा मोटा मोटा रहेगा पूरा जो है चैप्टर में क्या हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में यही से आने वाला है क्वेश्चन, तो कोई भी टॉपिक यही से मत छोड़ डालना। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आज हम लोग देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे भैया ट्रांसफर किसको कहा जाता है, वो तो सबसे पहले समझा दो। सर, ट्रांसफर किसको कहा जाता है? ट्रांसफर किसे कहा जाता है बताइए ना। ट्रांसफर जो है देखो अच्छे से, ट्रांसफर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाय पार्टीज, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। मतलब 2 पार्टी है जैसे कि पार्टी ए, पार्टी बी। पार्टी ए ने पार्टी बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, ये एक्ट ऑफ पार्टीज है। एंड बी ने एक्सेप्ट किया, है कि नहीं? बी को एक्सेप्ट करना होगा ना, फिर ना जाके ट्रांसफर कंप्लीट होगा। तो ए ने ट्रांसफर किया एंड बी ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, क्या चीज? प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? ये हो गया एक पहला वाला एक्ट ऑफ पार्टीज। दूसरा है ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट इज एग्जीक्यूशन, इंसॉल्वेंसी, सक्सेशन एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब लॉ के माध्यम से अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है उसको कहा जाता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से भी होता है। अब ये जो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज है ये 2 प्रकार से डिवाइडेड है। देखो, एक होता है टेस्टामेंटरी। क्या बताइए ना? एक होता है टेस्टामेंटरी। ठीक है, एक होता है टेस्टामेंटरी, एक होता है इंटरव्यूअस। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझना। टेस्टामेंटरी का मतलब क्या होता है कि ये तब इफेक्ट होता है, मतलब ये तब ट्रांसफर होता है जब आफ्टर डेथ एंड गवर्न्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। समझ में आ रहा है? तो एक प्रकार है भैया डेथ के माध्यम से, और दूसरा क्या है बताइए? 2 जीवित इंसान के बीच में, बिटवीन 2 लिविंग पर्सन्स। ठीक है, 2 जीवित इंसान के बीच में जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है। अब ये जो है डेथ का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके दादाजी थे। ठीक है, दादाजी ने सारा प्रॉपर्टी जो है आपके बड़े पापा घर के बड़े जो है उनके नाम पे करके गए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल घर के बड़े पापा, ठीक है, बड़े पापा के नाम पे कर गए सारा प्रॉपर्टी। अब क्या होगा? सर क्या बात करो सर, सब प्रॉपर्टी बड़े पापा के नाम पे, तो हमारे पापा को क्या मिलने वाला है सर? अच्छा सुनिए ना, तो ये जो चीज़ है ये कब एग्जीक्यूट होगा? ये प्रॉपर्टी कब बड़े पापा के नाम पे जाएंगे? हाँ जी, तब जाएंगे जब दादाजी मर जाएंगे। समझ में आया ना? डेथ हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक टेस्टामेंटरी।
दूसरा है क्या बताइए, बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स, मतलब जैसे मैंने ए एंड बी का एग्जाम्पल दिया वही चीज, समझ में आ रहा है? एकदम सर, बहुत इजी सर, भयानक इजी सर, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल एंड स्पेशल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, स्पेशल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये डिवाइडेड है जो कि लिविंग पर्सन्स के बीच में जो ट्रांसफर होता है ना, ठीक है, लिविंग पर्सन्स के बीच में, ये डिवाइडेड है दो प्रकार के, एक है मूवेबल, दूसरा है इमूवेबल, एंड तीसरा है स्पेशल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब स्पेशल ट्रांसफर कैसे, जैसे कि सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंजेस, गिफ्ट्स, एक्शनेबल क्लेम्स, ये सारे, ठीक है। तो ये पूरा एक जो है आप कह सकते हो इसका मैप है ट्रांसफर का, ट्रांसफर कितने प्रकार के हो सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर के टुवर्ड्स, तब हम लोग और डीपली समझने वाले कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी में दिया क्या गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है ना टेंशन ना लीजिए ज़रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा। फिर है अपना प्रॉपर्टी, फिर आता है अपना कंसेप्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कितने प्रकार के सर पता है, मूवेबल और दूसरा इमूवेबल। अब इंटरेस्टिंग सा बात यह है कि इस चैप्टर में ना तो मूवेबल का डेफिनेशन सही से दिया है, ना तो इमूवेबल का डेफिनेशन सही से दिया है। तो क्या ये एग्जामिनेशन में आ जाता है? नहीं आ जाता है, लेकिन इस चैप्टर को यूनिक बनाता है ये चीज़, ठीक है, कि इसमें मूवेबल एंड इमूवेबल का डेफिनेशन लिखा नहीं गया है, ठीक है, इस एक्ट में। तो हम लोग फिर भी देख लेंगे अच्छे से। हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है ना, जनरल क्लॉजेस एक्ट आपको पता होगा JIGL में है, JIGL में है, क्या बताइए, जनरल क्लॉजेस एक्ट। अब इस एक्ट में क्या होता है कि किसी भी एक्ट में अगर कोई डेफिनेशन ना दिया हो तो हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट से देखते कि भैया इसका डेफिनेशन है क्या, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में भैया जनरल क्लॉजेस एक्ट में जो डेफिनेशन दे रखा है ना, उसको भी नकारता है ये चैप्टर। कहता है कि भैया आप जनरल क्लॉजेस एक्ट का डेफिनेशन भी कहीं हद तक देख नहीं सकते। क्यों, मैं समझाता हूँ, आपको समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा। जनरल क्लॉजेस एक्ट का डेफिनेशन जो है वो इरेलीवेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्यों सर, इतना इंटरेस्टिंग चीज? हाँ जी, इंटरेस्टिंग तो है। पहले देखते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। बुक में क्या लिखा है? बुक में लिखा है कि भैया द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट डिफाइंस द टर्म मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। स्पेलिंग करेक्ट कर लेना भाई मेरे इसका, ओके, ये टाइपिंग एरर है सर। स्पेलिंग क्या होगा? ये होगा स्पेलिंग, ठीक है। टर्म मूवेबल प्रॉपर्टी, देयरफॉर इट इज टू बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अदर स्टैट्यूट। तो अलग स्टैट्यूट्स जो है उनसे हम लोग इसको डिराइव करेंगे। एग्जाम्पल, इट हैज बीन डिफाइंड इन द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 as to mean property of every description except immovable property, except immovable property, except immovable property। मतलब क्या बताइए, जनरल क्लॉजेस एक्ट में क्या डेफिनेशन है? बोले कि मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वही मूवेबल प्रॉपर्टी है, ऐसा बता के रख दी जनरल क्लॉजेस एक्ट में। बवाल, मतलब सोचो कितना मतलब इंटरेस्टिंग सा बनता जा रहा है चीज़ें, है कि नहीं? कितना सिंपल सा चीज़। अब इमूवेबल में एक चीज बताया उन्होंने, देखो, द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड अंडर द एक्ट, हाउएवर इट इज डिफाइंड इन द नेगेटिव सेंस। लेकिन कुछ नेगेटिव वे में लिखा गया है भैया, जैसा नहीं है कि देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बचपन का जो टीचर है उन्होंने अगर पूछा आपको कि व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि सर मैम इट इज ब्लू, इट इज ब्लू। लेकिन कोई अगर तेरा बच्चा है, मतलब ना कोई मतलब शैतान बच्चा, ठीक है, वो क्या कहता है? मैम रेड तो डेफिनेटली नहीं है। क्या कहेगा? बोलेगा रेड तो डेफिनेटली नहीं है, या तो ब्राउन तो डेफिनेटली नहीं है, मैम ग्रीन तो डेफिनेटली नहीं है। मतलब सीधा आंसर नहीं देगा, नेगेटिव आंसर देगा, समझ में आ रहा है ना? लेकिन क्या वो नेगेटिव आंसर गलत है? नेगेटिव आंसर गलत नहीं है। ऑब्वियसली वो रेड नहीं है स्काई, है कि नहीं? स्काई क्या रेड है? नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने को एक अंदाजा होता है कि भैया इसका अगर कलर रेड नहीं है, ब्राउन नहीं है, ग्रीन नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ और कलर होगा। एग्जैक्ट आंसर पे हम लोग नहीं पहुंच पाते, लेकिन अपने को डायरेक्शन मिल जाता है कि नहीं? उसको कहा जाता है नेगेटिव सेंस में बताना कोई भी चीज़ है, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पे जो है शैतान एक्ट लिखने वाला जो बंदा था, ठीक है, मतलब लॉ मेकर्स, वो एकदम शैतान थे, नटखट थे। उन्होंने लिखा है द इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। क्या बताइए? इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होता क्या चीज? बोले
स्टैंडिंग टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। स्टैंडिंग टिम्बर मतलब ये लकड़ी जो है, पेड़ जो है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्रॉप्स जो उगता है वो हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट नहीं करेंगे, और ग्रास जो है उसको भी हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट नहीं करने वाले। समझ में आ रहा है? तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में तो काउंट नहीं करने वाले डेफिनेटली, एकदम। ये यहाँ पर बता के रखे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? क्या लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है? हाँ जी सर, लैंड के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम लोग यस कह सकते हैं इसको। क्या सर बिल्डिंग जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है? हाँ जी सर, उसको भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में कुछ यहाँ पे खास बताया नहीं गया है। तो समझ में आ चुका है मोटा मोटा। अब जनरल क्लॉज के एक्ट में क्या बताया पता है? जनरल क्लॉजेस एक्ट में पता है ये सब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में दे कर रखे वो लोग। समझ में आ रहा है? ये सब भी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मैं मार्किंग करवाऊंगा ना मटेरियल पे, वहाँ पे आपको दिखेगा, लिखा भी है ये चीज़ कि जनरल क्लॉजेस एक्ट में तो लिखा है, लेकिन जनरल क्लॉजेस एक्ट को फॉलो करने के लिए बोला है ना, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो है ये सब भी जो चीज़ है, स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है, क्रॉप्स एंड ग्रास, ये तीनों चीज़ जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में जाता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ये नहीं जा सकता, इसलिए जहाँ पे जनरल क्लॉजेस एक्ट लिखना है वहाँ पे लॉ मेकर ने लिख डाला। दूसरा जो है लॉ मेकर ने जनरल क्लॉजेस एक्ट नहीं लिखा है, इनडायरेक्टली नेगेटिव सेंस में कुछ बता के रखे। समझ में आ रहा है? बहुत इजी सर, बवाल वाला चैप्टर। आ जाओ सर, आगे बढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे और एक चीज़ बताए, अच्छे से देखना, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या बोले, देखना अच्छे से, इसको थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ। बोले द डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज एक्सप्लेन्ड इन द केस ऑफ कुरदीपा वर्सेस कुंडकुल, ठीक है। एज मूवेबल प्रॉपर्टी में बी डिफाइंड। देखो इस केस में अगर एग्जामिनेशन में आ गया ना कि मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप ये लिख सकते हो आराम से, ठीक है। कैसे? इस केस का आपको जिक्र कर देना। ये केस लॉ जो है इंपॉर्टेंट केस लॉ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट करवा के रखा है, ठीक है ना। बोले कि इस केस लॉ के अकॉर्डिंग बोले मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबिलिटी, देखो एज मूवेबिलिटी में बी डिफाइंड टू बी अ कैपेसिटी इन ए थिंग ऑफ सफरिंग ऑल्टरेशन। सफरिंग ऑल्टरेशन कितना ब्यूटीफुल सा लिखा है, देखो ना। बोले कि मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब मूवेबिलिटी हम क्या कहते हैं? देखो मूवेबल प्रॉपर्टी में एक वर्ड है मूवेबल। अब ये क्या है पहले ये समझते हैं। प्रॉपर्टी तो अपने को समझ में आ जाता है, मूवेबल का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जिसके पास कैपेसिटी है सफ़र करने का, क्या सफ़र करने का? ऑल्टरेशन, जगह चेंज करने का। क्या फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ बताइए, ये जो लैंड है, फॉर एग्जाम्पल ये लैंड, क्या आप इस लैंड को काट के लेकर जा सकते हो किसी दूसरी जगह? क्या ये मूवेबिलिटी पॉसिबल है इस लैंड का? नहीं सर सॉइल मूव हो सकता है, सॉइल मूव होता है, लैंड थोड़ी ना मूव होता है। हाँ जी, लैंड मूव नहीं होता, तो इसके पास ये कैपेसिटी नहीं है, ये सफ़र नहीं कर सकता। ऑल्टरेशन मतलब चेंजेस। समझ में आ रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर सच ऑल्टरेशन एग्जाम्पल अ पीस ऑफ लैंड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। If a thing cannot change its place without injury to the quality, it is immovable. समझ में आ रहा है? कितना सुंदर डेफिनेशन बोले कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या? बोले कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि जो चेंज नहीं कर सकता, ये इस वर्ड पे ध्यान दो, जो चेंज नहीं कर सकता अपना प्लेस विदाउट इंजरी, ठीक है, विदाउट इंजरी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या? जिसके पास कैपेसिटी है सफ़र करने का, ऑल्टरेशन, ठीक है, ऑल्टरेशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या मतलब? जिसके पास, हाँ जी, जो कैनॉट चेंज इट्स प्लेस विदाउट इंजरी, वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, है कि नहीं? कितना सुंदर बताया। हाँ जी, पेड़ को अगर काट के लेकर जा रहे हो ना आप, तो क्या उसके क्वालिटी पे डिफर होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होता है सर। अरे होता है भाई मेरे, डेफिनेटली होता है।
It is a natural thing. If you try to move it from one place to another, it will always have an effect. समझ में आ रहा है? Because it's a living thing. नॉन लिविंग थिंग का भी इफेक्ट होता है, समझ में आ रहा है ना? तो अच्छा ठीक है, ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर एक बात बताइए ना, आजकल ना अपने को देखने को मिलता है सर, ये जो बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, उसको ना हम लोग उसको ना मूव कर सकते हैं सर। यहाँ नीचे से काट देते हैं ज़मीन को और हम लोग देखते कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स को मूव आउट किया जाता है। तो डज इट अफेक्ट, इज इट इंजर्ड और नॉट? पहले ये बताओ, इट इज़ इंजर्ड और नॉट? हाँ जी, इट इज़ इंजर्ड और नॉट? यस, द बिल्डिंग इज इंजर्ड, राइट? तो इसलिए ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस चैप्टर में जैसे हम लोग पढ़ने जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखना होगा, ठीक है? बहुत ब्यूटीफुल सर, आगे बढ़ते सर। देखो फिर देखो क्या बताए, द फॉलोइंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द फॉलोइंग हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के दर्जा दिया गया है इन चीज़ों को, एंड इन चीज़ों को भी मूवेबल प्रॉपर्टी का दर्जा दिया गया है, ठीक है? देखो पहला बात क्या बोले, राइट टू कलेक्ट रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? ये कुछ एक्शंस है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या बताइए ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? राइट टू कलेक्ट रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट टू वे, रास्ता, ठीक है, रास्ता, राइट टू कलेक्ट ड्यू फ्रॉम फेयर ऑन अ पीस ऑफ लैंड, जमीन। फिर हेरिडिटरी ऑफिसेस। हेरिडिटरी ऑफिसेस का मतलब होता है वो ऑफिसेस जो पहले से हेरिडिटरीली चलता आ रहा है, आज का नया चीज नहीं है, पहले से था, तो उसको भी हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में जो है काउंट करते हैं। अब द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट ऑफ वर्शिप, ठीक है? सर ये थोड़ा अटपटा क्यों लग रहा है सर, ये मूवेबल प्रॉपर्टी कह रहे हैं हम लोग फिर से, सर ये राइट टू वर्शिप, ये प्रॉपर्टी, देखो ये आज का डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? ये बहुत सारे केसेस जो है वो कंप्लीट हुए, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे केसेस लड़े गए थे, उसके बाद ये सारा आया कि भैया हम लोग इनको कह सकते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? पूजा करने की जगह, राइट ऑफ वर्शिप। दूसरा बताइए सर, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स। तीसरा रॉयल्टी। चौथा राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंस। फिर है कॉपीराइट। तो ये सारे जो है हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में काउंट करते हैं, ठीक है? ये सारा लिस्टेड है अपने मटेरियल में, तो हम लोग इतना ही पढ़ने वाले, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफर और रूल अगेंस्ट इनएलिजिबिलिटी, ठीक है? इनएलिजिबिलिटी। अच्छा, इनएलिजिबिलिटी का मतलब होता है सेल कर देना। फॉर एग्जांपल इस चैप्टर के डेफिनेशन में, इस चैप्टर के रेफरेंस में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि सेल कर देना। क्या बताइए? सेल कर देना, ठीक है? अब समझो चीज़, ठीक है? इसमें दो कैटेगरीज आते हैं, एक है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, दूसरा है पार्शियल रिस्ट्रेंट। टॉपिक क्या है फिर से बताइए? रिस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफ़र, ठीक है? रिस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफ़र, अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट कुछ रिस्ट्रिक्शंस, उस रिस्ट्रिक्शंस के कैटेगरी में दो रिस्ट्रिक्शंस आता है, एक आता है एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस, दूसरा आता है पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस। याद रखना हमेशा, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट जो है ये वॉइड है, हमेशा याद रखना ये वॉइड है, एंड पार्शियल रिस्ट्रेंट जो है वो है वैलिड। सर पहले मीनिंग तो समझाइए। देखो लिखने के टाइम पे बात नहीं करते वरना स्पेलिंग गलत हो जाता है। वैलिड ये है वॉइड, मैं समझाता हूँ धीरे धीरे, सुनो। पहला क्या बताइए? एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट जो कि है वॉइड, दूसरा है पार्शियल रिस्ट्रेंट जो है वैलिड। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल समझना आप, ठीक है? ये दादाजी है, ये है दादाजी, ठीक है? ये है दादी जी एंड ये है दादाजी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनके बेटा राम एंड बेटी सीता जो है उनके नाम पे कर दिया है प्रॉपर्टी, उनके नाम पे कर दिया है प्रॉपर्टी। लेकिन कुछ ट्विस्ट है। बोले कि
अगर तुम दोनों को इस प्रॉपर्टी को सेल कर देना है, ठीक है, रूल अगेंस्ट इनएलिजिबिलिटी, मतलब तुम पोजेसर हो, तुम किसी और को दे देना चाहते हो, ठीक है, ट्रांसफर कर देना चाहते हो, सेल कर देना चाहते हो, ट्रांसफर कर देना चाहते हो, ठीक है, तो कुछ कंडीशंस है, ठीक है, कुछ कंडीशंस है। अब राम एंड सीता ने पूछा कि सर जी, दादाजी बताइए ना, दादी जी बताइए ना क्या कंडीशन है। बोले कि अगर तुम इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी का आज का डेट है, आज के डेट में इसका प्राइस है 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़। अगर आप इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो, फ्यूचर में किसी दूसरे को दे देना चाहते हो, तब आप 100 करोड़ के नीचे के वैल्यू पे उसको सेल नहीं कर सकते। ऐसा अगर कुछ कंडीशन लगा दिया, अच्छा मन पे हाथ रख के बोलो, क्या ये कंडीशन वैलिड है कि वैलिड नहीं है, क्या ये कंडीशन सही है कि सही नहीं है। या फिर ऐसा कुछ बोल दे नाना जी कि अगर आप इसको प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो फ्यूचर में, तब आप 100 साल बाद ही, 100 ईयर्स बाद ही सेल कर सकते हो। भैया 100 ईयर्स तक वो बचेगा थोड़ी। अच्छा ये सही है कि गलत है, पहले ये बताओ। या तो फिर कुछ ऐसा कह दिया नाना जी ने कि अगर तुमको ये दूसरे को देना ही है, तो तुमको उस बंदे को देना है जिसके हाथ में 11 उंगलियां है, उसी को सेल करना होगा, वरना नहीं सेल कर सकते ये प्रॉपर्टी। हाँ जी बताइए ना, तो क्या ये सही है कि नहीं है, बताइए। ये सारा जो है ना, ये सारा आता है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट के कैटेगरी में। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, ये हमेशा याद रखना, ये वॉइड है। दादाजी अगर कुछ कहकर गए ऐसे, तो कुछ रिप्लाई मत देना, छोड़ देना, दादाजी को जाने तो बाद में देख लेंगे, क्योंकि ये वॉइड है ही, ठीक है, ये वैलिड नहीं है, ये वॉइड है भैया। समझ में आ रहा है? तो देखो एक चीज़ समझो, अगर दादी जी ने, अब दादी जी, ठीक है, दादाजी का हो गया टाइम, अभी दादी जी फ्लोर पे आ रही है। दादी जी ने कहा कुछ ऐसा कि सुनो, तुमको अगर प्रॉपर्टी सेल करना ही है तो तुमको फैमिली में ही सेल करना होगा, किसी तीसरे आदमी को, थर्ड पर्सन को आप सेल नहीं कर सकते, फैमिली के अंदर ही आपको सेल करना होगा। तो क्या ये सही है? हाँ जी, ये हम लोग मान सकते हैं सर, ये तो ठीक है, ये लॉजिकल है सर, ये लॉजिकल लग रहा है सर, मेरे को ना सर ये लॉजिकल लग रहा है सर, ठीक है। तो इस टाइप के कंडीशंस को कहा जाता है पार्शियल रिस्ट्रेंट्स, मतलब सेल तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको फैमिली के बीच में ही किसी बंदे को सेल करना होगा, ठीक है, इसको कहा जाता है पार्शियल रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये दो एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, मैंने आपको समझा दिया है। जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना, ये एग्जांपल्स आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, समझ में आ रहा है, खुद के भाषा में लिखना है एग्जामिनेशन में, ओके। एंड ये आपके मटेरियल में भी यही इलस्ट्रेशंस दे के रखे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, व्हेन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट इज वैलिड, कब वैलिड है? अच्छा, ये वैलिड है भी या नहीं, बता दीजिए। ओके, द क्वेश्चन इज व्हेन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट इज वैलिड, ठीक है। सो व्हेन इज द एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट वैलिड। अब इसमें कुछ जो है ना रिलीजियस चीज़ें आ जाएंगे। कहा जाता है यहाँ पे, इस एक्ट में कहा गया है कि दो कंडीशन, कितना? 2 कंडीशन, पहला दूसरा देखना है। 2 एक्सेप्शंस है, 2 एक्सेप्शंस, CEPTIONS, ठीक है, 2 एक्सेप्शंस है। पहला है लीज के क्षेत्र में, लीज, इफ यू आर गिविंग इट ऑन लीज, इन केस ऑफ अ लीज, ठीक है। दूसरा है, बताइए, दूसरा है इफ यू आर अ वुमन हु इज नॉट अ हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट। अगर आप कोई महिला हो जो कि ना हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना बुद्धिस्ट हो, तो आपके क्षेत्र पे एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लग जाता है, ठीक है, एंड लीज के क्षेत्र पे लग जाता है। समझ में आ रहा है? ओके, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है रिस्ट्रेंट ऑन एंजॉयमेंट, रिस्ट्रेंट ऑन एंजॉयमेंट, ठीक है, ये है रिस्ट्रेंट ऑन एंजॉयमेंट। इसका मतलब समझना कि किसी भी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के अगेंस्ट में अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, अगर पकड़ लीजिए आपका पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी, आपने खरीदा एक प्रकार का लैंड किसी से,
ठीक है। अब वो अगर आपको कह दे कि भैया आप यहाँ पे इस लैंड पे जो है ना आम का पेड़ नहीं लगा सकते, आपने खरीदा आम का बगीचा लगाने के लिए, और बंदा कहता है बेचने के बाद कि भैया आप जो है ना ये आम का पेड़ नहीं लगा सकते, या तो बेचने से पहले ही आपको बता दिया आम का पेड़ नहीं लगा सकते, भैया ये प्रॉपर्टी मैंने खरीद लिया है, इस पे मैं आम लगाऊं सेब लगाऊं ये मेरे ऊपर, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि रिस्ट्रेंट ऑन एंजॉयमेंट जो है इसके ऊपर आप मतलब एंजॉयमेंट के ऊपर आप रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते, ये हो जाएगा इनवैलिड। समझ में आ रहा है? इनवैलिड, या तो आप कह सकते हो वॉइड। क्या बताओ? वॉइड। समझ में आ चुका है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, ये समझना क्या ये वैलिड है कि नहीं। मतलब कोई भी बच्चा बेबी जो है वो अभी तक बॉर्न नहीं हुआ है, वो अभी तक नॉट बॉर्न, क्या हम लोग इसके हित के लिए बेनिफिट के लिए कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो बता दीजिए फटाफट। हाँ जी, इट इज वैलिड। यस इट इज वैलिड। यस वैलिड। समझ में आ रहा है? हाँ जी ये वैलिड है, लेकिन सुनो कुछ चीजें आपको जान लेना है। देखो चीजें क्या है, मैंने नीचे लिखा है इट इज वैलिड बट अ ट्रस्टी मस्ट बी अपॉइंटेड। ठीक है, अगर ये अभी तक बॉन्ड नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इनका कोई ट्रस्टी आपको अपॉइंट कर देना। तो फॉर एग्जांपल आपने इसकी माँ को जो है आपने अपॉइंट कर दिया एज अ ट्रस्टी। समझ में आ रहा है ना? ट्रस्टी तो रखना ही होगा। तो इट इज वैलिड बट ए ट्रस्टी मस्ट बी अपॉइंटेड हु शैल बी द केयर टेकर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कि प्रॉपर्टी का केयर टेकर होगा अनटिल एंड अनलेस it is born, and the ownership of such property will be transferred to the unborn person when she is born and attains majority। मतलब 18 साल, majority मतलब 18 years। जब तक कि ना वो 18 years हो जाए उसको हम लोग प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। अभी तो हमने गिफ्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल होता है ना, गिफ्ट तो करते ही हम लोग, है कि नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप, ठीक है, आपके पापा जी ने कुछ गिफ्ट कर दिया प्रॉपर्टी, बोले कि मेरा जो पोता होगा पोती होगा जो भी होगा इसके नाम पे मैं करता हूँ, ठीक है, जो भी होगा। सर नाम तो अभी तक हम लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया। हाँ ठीक है, नाम सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ट्रस्टी रहेगा वहाँ पे, ठीक है। अब उसकी माँ को बना देना ट्रस्टी, जैसे वो 18 साल हो जाएगा प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है कंडीशनल ट्रांसफर। ये बहुत ब्यूटीफुल है, कंडीशनल ट्रांसफर मतलब कंडीशन लगा दिए ट्रांसफर के अगेंस्ट में। क्या ये वैलिड है कंडीशनल ट्रांसफर? क्या ये वैलिड है? हाँ जी वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। देखो कंडीशनल ट्रांसफर का मतलब ये है कि कोई कंडीशन लगा देना। क्या बताइए? कंडीशन लगा देना। समझ में आ रहा है? मतलब अगर तूने ये काम किया तब जाके मैं ये काम करूंगा, मैं ट्रांसफर करूंगा, इस प्रकार का कंडीशन लगा देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंडीशन ट्रांसफर का एग्जांपल बताइए ना सर। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, चलो आपके पापा के पास एक बुलेट है, ठीक है, बुलेट मतलब सर वो मोटरसाइकिल, ठीक है, तो बुलेट है। अब आपको पापा ने कहा कि तुमको ये बुलेट मैं दे दूंगा अगर यू बॉट AIR इन एग्जीक्यूटिव, AIR इन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये क्या है? कंडीशनल ट्रांसफ़र, कंडीशनल ट्रांसफ़र। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। क्या कहा गया है यहाँ पे? बोले कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज दैट अ पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो बियरर द बर्डन एंड मस्ट नॉट टेक अंडर जनरल रूल दैट नो वन मे एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट। देखो इसका मतलब मैं सिंपल मीनिंग में भाषा में आपको समझा देता हूँ। देखो वर्ड सीखेंगे हम लोग, ठीक है। पर्सन टेकिंग द बेनिफिट, जो बेनिफिट ले रहा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, पकड़ लो घर ही है एक, ठीक है, एक घर ही है, ठीक है, इसका बेनिफिट ले रहा है। ऑल्सो बियर द बर्डन, ऑल्सो बियर द बर्डन। समझ में आ रहा है? मतलब उसको बर्डन भी तो लेना होगा। मतलब इट कम्स टू एट अ कॉस्ट, है कि नहीं? इट कम्स एट अ कॉस्ट, है कि नहीं? एंड मस्ट नॉट टेक अंडर जनरल रूल। जनरल रूल क्या है? नो वन में एब्रोबेट एंड रिब्रोबेट। मतलब इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। नो वन में एब्रोबेट और रिब्रोबेट। एब्रोबेट का मतलब होता है एक्सेप्ट, रिब्रोबेट का मतलब होता है रिजेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए नो वन कि कोई भी इंसान एक्सेप्ट कर रहा है एंड दूसरा रिजेक्ट। दोनों को एक्सेप्ट करना है, दोनों को एक्सेप्ट करना है। समझ में आ रहा है? दोनों को एक्सेप्ट करना होगा। इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये है रामू और ये है शामू, ठीक है।
रामू एंड शामू, ठीक है। तो रामू ने एक स्थिति पैदा कर दिया, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए कह रहा है रामू। रामू कह रहा है कि मेरा जो ये पैडी फील्ड है ये मैं तेरे को दे दूंगा ऑन एक्सचेंज ऑफ योर हाउस, ऑन एक्सचेंज ऑफ योर हाउस, ऑन एक्सचेंज ऑफ योर हाउस, ठीक है। तू मेरे को हाउस दे दे, मैं तेरे को पैडी फील्ड दे दूंगा। यही है इंस्ट्रूमेंट, समझ में आ रहा है, यही है इंस्ट्रूमेंट। तो यू हैव एन ऑप्शन, आपके पास इलेक्शन करने का ऑप्शन है कि आप इलेक्ट करो। यू टेक इट, इधर यू टेक इट और यू रिजेक्ट इट, यू टेक इट और यू रिजेक्ट इट। समझ में आ रहा है। अगर आपने ये इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट किया तब आपको बेयर करना होगा एक बर्डन। किस चीज़ का बर्डन? आपने, रामू ने अगर इस घर को लिया, एक्सेप्ट कर लिया ना, घर एक्सेप्ट करता हूँ मैं एंड पैडी फील्ड जो है मैं दे दूंगा, तो इसको एक बर्डन क्या है कि ये अगर घर एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके ऊपर बर्डन ये भी है कि उसको ये पैडी फील्ड जो है वो देना होगा। तो यू कैन डू एन इलेक्शन टू इधर यू कैन टेक इट और यू कैन रिजेक्ट इट। समझ में आ रहा है, यही है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। क्या ये बना के लिख सकते हो सर? सर बवाल मचा के आ जाएंगे सर, आग लगा देंगे सर, आग लगा देंगे। ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर और डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। क्या बताइए? ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर और डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर और डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। ऑब्स्टेंसिबल मतलब क्या बताए? रियल ओनर, ट्रू ओनर। समझ में आ रहा है? तो भैया अपने को पता कैसे चलेगा कि ओनर जो है वो ट्रू ओनर है, वो ऑस्टेंसिबल ओनर है? हाँ जी बताइए ना। देखो यहाँ पे कंडीशंस बता दी, ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। द फॉलोइंग कंडीशन नेसेसरी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 41, ठीक है। सेक्शन 41 यही कहता है, ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर और डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। द ट्रांसफरर इज द ऑब्स्टेंसिबल ओनर, ऑस्टेंसिबल ओनर। द ट्रांसफरर इज द ऑस्टेंसिबल ओनर, जो ट्रांसफरर है वही ट्रू ओनर है, तभी जाके ये फॉलो आउट होगा, राइट? तभी जाके ये ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर होगा, है कि नहीं? ही इज बाय द कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द रियल ओनर। या तो आपको ऑथोरिटी मिला है, ठीक है, कंसेंट मिला है एक्सप्रेसली, एक्सप्रेस करके, या इम्प्लाइड कंसेंट। एक्सप्रेस मतलब ओनर ने खुद बताया है या फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको एक्सेस मिल चुका है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये ऑथोरिटी है ऑफ द रियल ओनर, ठीक है। द ट्रांसफर इज़ फॉर कंसिडरेशन। The transferee has acted in good faith, taking responsible care to ascertain that the transferer had power to transfer. समझ में आ रहा है? ट्रांसफरी मतलब कौन? हाँ जी, ट्रांसफरी मतलब कौन? ट्रांसफरी मतलब वो बंदा जिसको ट्रांसफ़र हुआ है वो प्रॉपर्टी, जो रिसीव कर रहा है वो प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? जो रिसीव कर रहा है वो प्रॉपर्टी। तब जाके अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल हो जाए ना, तब जाके ट्रांसफरी को, मतलब जो रिसीवर है प्रॉपर्टी का, उसको वैलिड टाइटल मिल जाएगा, वैलिड टाइटल। तो अगर आप किसी भी बंदे से प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल सर, बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है। ट्रांसफरी, अच्छा लास्ट लाइन में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। लास्ट लाइन में क्या बताया? ट्रांसफरी ने गुड फेथ में एक्ट किया ना, कि मतलब उसको सब सही जो करना है वह सही किया उसने, ठीक है, और रीजनेबल केयर लिया उसने एंड ऑल दैट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया सर, आ जाओ नेक्स्ट। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है समझना, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल, ठीक है। फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल, ये जो है ना, ये एक्चुअली एक लीगल मैक्सिम है जो कि हम लोग कहते हैं नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। ये आपके इस एक्ट में नहीं है, लेकिन ये वहीं से डिराइव किया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल। इसका मतलब समझना कि आप नाटक कर रहे थे, ठीक है, आप नाटक कर रहे थे, आप नहीं हो रियल ओनर, लेकिन आपने किसी दूसरे पार्टी को एकदम भरोसा दिला दिया कि भैया हम ही है ओनर, हम आपको ट्रांसफ़र करने वाले ये प्रॉपर्टी। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना सर, ये जो बड़ा बिल्डिंग देख रहे हो सर, इसका ओनर हम है, ओनर हम है, और एंड हम ही आपको इस प्रॉपर्टी जो है ये ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं झूठ कह रहा था, ठीक है, मैं झूठ कह रहा था, लेकिन फिर भी अगर मैं बाद में डिनाई कर दूँ, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के समय अगर मैंने डिनाई कर दिया कि नहीं मैं तो ओनर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो है वो कार्य जो है वो करना होगा, वो कार्य जो है वो करना ही होगा।
समझ में आ रहा है? वो कार्य करना ही होगा, मैं डिनाई नहीं कर सकता, मैं डिनाई नहीं कर सकता। अब सर एक बात बताइए, अगर ये ओनर है ही नहीं तो ये प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र करेगा? कंपेंसेशन तो देगा ना भाई मेरे। हाँ जी, तो इसमें ऐसे कहा जाता है कि इंग्लिश में मैं कह देता हूँ, आप लिख सकते हो ये चीज़, टू अनदर पर्सन। इट मीन्स अ पर्सन सेड और रिप्रेजेंटेड समथिंग दैट ही हैज़ टू फॉलो इट। Basically, he is stopped from denying it. Even if that commitment is false, he has to fulfill it. The legal principle of the doctrine of estoppel is viewed as a substantive rule of law, as it has been described as principle under the Indian Evidence Act 1872. ये अपने को इंडियन एविडेंस एक्ट में दिख जाता है, समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर क्या बताए, नॉर्मली देख लेते एक बार। बोले कि इन ऑर्डर टू इन्वोक दिस सेक्शन द ट्रांसफरी मस्ट प्रूव दैट, ट्रांसफरी को प्रूव करना होगा ना, ट्रांसफरी को प्रूव करना होगा कि भैया ये सारा चीज़ प्रूव करना होगा। अगर उसको कंपेंसेशन चाहिए, अगर उसको उस ग्रांट को चाहिए, देन he have to prove all this। क्या कि there was a representation fraudulent or erroneous। ठीक है। दूसरा, it was to the effect that the transferor is entitled to the transfer of the immovable property। तीसरा, the transferor is found to have subsequently acquired the interest which he possessed to transfer। ठीक है ना, मतलब ट्रांसफ़र ने बताया कि भैया मेरे को इंटरेस्ट है, मैं ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है। द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वॉज फॉर कॉन्सिडरेशन, पैसा का लेन देन हुआ है। द ट्रांसफरी हैज़ नॉट रिजेंटेड द कॉन्ट्रैक्ट। रिजेंटेड का मतलब होता है द एंड करना, एंड लिख दो, एंडेड लिख दो, एंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। द ट्रांसफरी हैज़ नॉट एंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट है, द ट्रांसफरी एक्टेड इन गुड फेथ फॉर कॉन्सिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ द राइट अंडर द प्रायर ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब ट्रांसफ़र से पहले उसको पता ही नहीं था कि भैया जो ट्रांसफरर है उसका तो राइट है ही नहीं, समझ में आ रहा है? देखो इस केस में क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जो पैसा का लेन देन हुआ ना, वो पैसा जो है वापस मिल जाता है, लेकिन आपको कोर्ट में प्रूफ करना होगा ना। तो कोर्ट में क्या प्रूफ करेंगे, ये सारे पॉइंट्स जो है ये अपने को प्रूफ करना होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बहुत ईजी सर, बहुत ईजी। नेक्स्ट देखो, इस वीडियो के दौरान मैं पूरा आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा दूंगा, और थोड़ा बहुत जो जगह है जहाँ पे आपको समझने में दिक्कत आएगा तो वो भी मैं समझा दूंगा। अंडरस्टूड? तो आई थिंक कि आप लोग बुक से पढ़ सकोगे सब कुछ। ठीक है। मार्किंग वगैरह आई थिंक वी कैन स्किप द मार्किंग पोर्शन, क्योंकि अगर मार्किंग करें तो और एक वीडियो लग जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर मार्किंग भी करवाना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफ़र। क्या बताइए? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफ़र। अगर आप मटेरियल में देखोगे तो मटेरियल में जो है ना अच्छा खासा पोर्शन दे के रखे इस टॉपिक का, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफ़र। अपने को सिर्फ इतना जान के रखना है इस टॉपिक में कि ये वॉइड है या फिर नॉन वॉइड है। ठीक है। वॉइड है या फिर नॉट वॉइड है, समझ में आ रहा है? यही आपको जान के रखना है। तो क्वेश्चन ही ये देखो कितना आसान, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफ़र। अगर कुछ फ्रॉड्यूलेंटली ट्रांसफ़र हो रहे तो वो तो ऑब्वियसली वॉइड रहेगा ना। तो आपको याद रखना है कि हाँ जी, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफ़र इज वॉइड। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड में देखेंगे हम लोग, बहुत ब्यूटीफुल से कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे आज। प्रॉपर्टीज़ विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये कौन से प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते? सबसे पहला, चांस ऑफ एन हेयर अपरेंट और सक्सेसियोनिस। समझ में आ रहा है? ये क्या है सर, बताइए ना सर, इसका मतलब क्या होता है? इसमें क्या कहा जाता है कि चांस जो है ना, चांस, आपको एक चांस मिलेगा प्रॉपर्टी को हथियाने में, हम लोग ये भी कह सकते हैं हथियाने में मतलब उसको आप पे कैप्चर करने में या फिर आपके नाम पे होने में आपको एक चांस मिलेगा। क्या बताइए? आपको एक चांस मिलने वाला है। वो चांस कैसे मिलेगा मैं आपको समझा दूंगा। और इस चांस को आप ना ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है। हेयर का मतलब क्या होता है? लीगल हेयर। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है राम, राम का एक दिन अचानक अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है। उनका वाइफ जो है, वाइफ की नाम है सुनीता। ठीक है, वाइफ का जो नाम है वो है सुनीता। उनका एक ब्रदर भी था, ठीक है, जिसका नाम है
सैम। ओके, अब इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इनका यही फैमिली है, ठीक है, इनके अलावा कुछ कोई नहीं है, राम है, सुनीता है, सैम, ठीक है। अब राम अनफॉर्चुनेट उनका डेथ हो जाता है, तो उन्होंने क्या किया, उनके मरने के बाद लीगल हेयर कौन बनता है? ऑटोमेटिक वाइफ। ऑटोमेटिक कौन बनेगा? वाइफ, है कि नहीं? उनका जो विडो है वही ना बनेगा, सुनीता। अब क्या सैम के पास एक चांस है प्रॉपर्टी को अपने नाम करने में? हाँ जी, चांस है। वो कौन सा चांस है बताइए एक बार। ये चांस ये है कि बाई चांस अगर सुनीता खुद से बोले कि ठीक है सैम को दे दो सारा प्रॉपर्टी, या फिर वो इस प्रॉपर्टी को ना लेकर ना एक्सेप्ट करे, ठीक है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, अगर ऐसा कुछ बोल दे तो सैम के पास ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये क्या है? ये एक चांस ही तो है इस प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए। अब क्या ये चांस हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं? हाँ जी, ट्रांसफ़र कर सकते। सैम बोलता है नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को प्यार है किससे? लवली करके एक बंदी है, लवली से मेरे को प्यार है, लवली को ट्रांसफ़र कर दो। क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं, नो पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल ब्रो। तो ये जो चांस है ना, चांस, इसी चांस को कहा जाता है कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है, समझे? बहुत ही सर बवाल सर। राइट ऑफ री एंट्री, बहुत ब्यूटीफुल, सुनना अच्छे से। राइट ऑफ री एंट्री, फॉर एग्जाम्पल ये एक घर है, ठीक है, इस घर का ओनर है, इस घर का ओनर है टुलू, टुलू करके एक बंदा है, टुलू, टुलू करके एक बंदा है। अब भैया देख यार, सच्ची में बताया तो मेरे दिमाग में ना नाम आता ही नहीं है, चलो फ्रेंड्स के नाम ले लेते हैं। एक बंदा है नाम टुलू, दूसरे बंदे का नाम है फॉर एग्जाम्पल ऋषभ, ठीक है। टुलू जो है वो है ओनर किसका? इस घर का, ठीक है। इन्होंने लेट करके रखा है, मतलब टू लेट करके रखा है, इनको भाड़ा पे दे के रखा है इनको, ऋषभ को, लेकिन एक कंडीशन पे, एक कंडीशन पे टुलू ने कहा कि भाई साहब देख, मैं तेरे को लेट कर रहा हूँ, टू लेट कर रहा हूँ, ये घर तू रह सकता है यहाँ पे भाड़े में, लेकिन तू इसको सबलेट नहीं कर सकता। सबलेट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल टुलू जो ओनर है उन्होंने लेट किया इसको ऋषभ को, अब ऋषभ ने अगर वो खुद ना रह के किसी तीसरे इंसान को बिठा दे यहाँ पे, उसको कहा जाता है सबलेट करना। समझ में आ रहा है? तो ये तुम नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? ये तुम नहीं कर सकते। अगर तुम किए तो मेरा री एंट्री का राइट आ जाएगा मेरे पास, मतलब मैं खुद से घर में आ जा सकता हूँ। समझ में आ रहा है? आ जा सकता हूँ मतलब आना और जाना नहीं, मतलब मैं घर का पोजेशन ले सकता हूँ तुम्हारे से। मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना हमारे बीच में, इन दोनों के बीच में, टुलू एंड ऋषभ के बीच में, वो वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बताओ ना, ठीक है। अब सर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है कि भैया हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब ये जो राइट है ना, ये जो राइट है किसका? टुलू का। टुलू का जो राइट है ये आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी तीसरे बंदे को। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक है तूने अगर ब्रीच कर दिया ना कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई तीसरा बंदा जो है आके बिठा देगा। कौन बिठा देगा? मैं बिठा देगा। किसको बिठा देगा? कोई भी हो सकता है। ये ऐसा टुलू नहीं कर सकता। मतलब ये जो राइट है, राइट, समझ में आ रहा है? ये राइट किसके पास है? ये एक्सप्रेसली पर्सनल राइट किसके पास है? ये ओनर के पास है। तो इस राइट को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस बात को समझ के लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ट्रांसफ़र ऑफ ईजमेंट। ट्रांसफ़र ऑफ ईजमेंट, अच्छा, दो घर है, ठीक है। एक घर है सुनीता का, दूसरा घर है मोमिता का। नहीं 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 नहीं, मैं नाम बबीता का, बबीता जी जेठालाल, ठीक है। इसका जेठालाल कर दे क्या? मज़ा आएगा, सुनो ना। ये घर है जेठालाल, जेठालाल एंड ये घर है बबीता का। सर इमेजिनेशन है, इमेजिन करो ना, क्या दिक्कत है? सुनो, जेठालाल, इमेजिनेशन में भैया कोई रोक टोक नहीं है एंड तुमको जेल में नहीं लेकर जाएंगे कोई भी, ठीक है। तो इमेजिन कर सकते हो, जेठालाल एंड बबीता। अब ये जो घर, ये है एक आम का पेड़, मैंगो का पेड़, ठीक है। अब ये जो है ये एक बाउंड्री है। ये मैंगो का पेड़ जो है ना, मैंगो का पेड़ जो है ये इनके घर में है, मतलब जेठालाल जी के घर के साइड में है, मतलब जेठालाल ओनर है इस मैंगो ट्री का। समझ में आ रहा है? अब बात कुछ ऐसा हुआ
जेठालाल ने एक्सप्रेसली बबीता को बोल रखा था कि बबीता जी सुनिए ना, ये मैंगो ट्री तो मेरा है, लेकिन आप जो मर्जी जब भी मर्जी अब मैंगो यहाँ से तोड़ के खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जब भी आपको मर्जी हो तो आप खा सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये क्या है? ईजमेंट, EASEMENT, ईजमेंट। समझ में आ रहा है? तो मैंगो ट्री का फ़ायदा कौन उठा सकता है? बबीता जी। लेकिन सुनो अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल बबीता का और एक नेबर है, इन नेबर का नाम है अय्यर, अय्यर ऐसा करके कुछ होगा, ठीक है। तो उनका क्या है नाम बताइए? अय्यर। अब जेठालाल ने कहा कि ये जो ईजमेंट मैंने आपको दिया है ना भाभी जी मेरे, बबीता जी मेरे, तो मैंने जो आपको दिया है ना ये ईजमेंट, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। मतलब ये जो ईजमेंट है ना ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अय्यर को। अय्यर नहीं खा सकता, सिर्फ आप खा सकते हो। अच्छा, और एक चीज़ इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए, जो रियल मोटो है कंसेप्ट का, ये है कि ये जो लैंड है ये घर भी जेठालाल का ही है, लेकिन जेठालाल ने बबीता जी को ये घर बेचा है, ठीक है, बेचा है। अब एक बात बताओ, बबीता जी जो है वो किसी दूसरे लैंड का बेनिफिट उठा रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, किसी दूसरे लैंड का। ये तो बबीता जी ओनर है इस लैंड का, लेकिन ये दूसरे लैंड का बेनिफिट उठा रहे हैं कि नहीं? तो ये जो बेनिफिट है ना ये इस लैंड के साथ अटैच्ड आता है, क्योंकि बबीता जी ने जेठालाल से एक घर खरीदा फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये रह रही है यहाँ पे, तो ये जो आम का पेड़ है ये फ़ायदा उठा सकता है बबीता जी। अब ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये अय्यर को नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? तो यही है ट्रांसफ़र ऑफ ईजमेंट। क्या बना के लिख सकते हो एग्जामिनेशन में? हाँ जी सर, फाड़ देंगे सर। आ जाओ आगे देखते हैं। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट, ये ट्रांसफरेबल नहीं होता, समझे? इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ यही है समझना, जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट है ना वो ट्रांसफरेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप नौकरी कर रहे थे रिलायंस पे, आपका नौकरी का पूरा टेन्योर था 10 साल, ठीक है, एग्रीमेंट था, ठीक है, आप CS हो तो आपके साथ एग्रीमेंट हुआ इस प्रकार का कि भैया 10 साल आपको काम करना है रिलायंस में। तो आपने 7 साल काम किया, बाकी 4 साल जो है आपने काम नहीं किया। तो ये जो टेन्योर है ना आपका 4 साल का, ये तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है ना। अब इस टेन्योर को थोड़ी ना किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्या आप बोल सकते हो कि नहीं मेरे को नहीं करना, मेरा जो टेन्योर है मैं किसी और को ट्रांसफ़र करता हूँ? नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? तो यही है रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट। चीज़ों को समझो, एग्जामिनेशन में बना के लिखो, ठीक है, टू द पॉइंट भी लिखो ऑब्वियसली। अच्छा, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। सर मेंटेनेंस का बात कर रहे हो और लड़की का फ़ोटो देख के रख दियो। हाँ जी, मेंटेनेंस लड़कियों लोग का जो है वो करना पड़ता है। मतलब किसके लिए सर, किस लिए? कि मैं समझाता हूँ आपको, समझो। बिकॉज आर इंडियन लॉ सिस्टम इज़ लिटिल बिट पार्शियल तो है ही, ठीक है। बिकॉज वाई, मतलब क्यों पार्शियल है? पार्शियल इसलिए क्योंकि देखो वुमेन एंड मैन का रेशियो जो है ना, वीमेन का रेशियो बहुत कम है, तो वुमेन्स को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए द इंडियन गवर्नमेंट इज़ पार्शियल टूवर्ड्स मैन, राइट। अब देखो हुआ क्या, ये इनका नाम था राजमा, सॉरी राजमा तो नहीं हो सकते, हाँ राजमा ही है, फॉर एग्जाम्पल राजमा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनका नाम था राजमा। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये एक हिंदू फैमिली में बिलोंग करती थी, ठीक है, एंड मोर ओवर इनका जो है पति का देहांत हो चुका है, ठीक है, एंड ये बन चुकी है विडो। या तो कुछ ऐसे कर लेते, सुनो, इनका डाइवोर्स हो चुका है, ये डाइवोर्स हो चुका है इनका, ठीक है। अब डाइवोर्स के बाद बताओ कि फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए इनको पैसा दे सकते हैं हम लोग? हाँ ऑब्वियसली देना पड़ेगा, उपाय नहीं है यार, डाइवोर्स करना बहुत मतलब दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो मेंटेनेंस करने का पैसा जो है, ठीक है, वो ये एक राइट है। किनका राइट है? इनका राइट है। सर एक बात बताइए ना, इन्होंने डाइवोर्स लिया हमसे, हम क्यों मेंटेनेंस का पैसा दें? यार ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है,
देना होगा पैसा, समझ में आ रहा है ना, मेंटेनेंस का पैसा। तो ये जो राइट है ना, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ये राइट ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकती ये राजमाता जो है ना, ये किसी दूसरे जो है औरत को या फिर लड़के को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती राइट। आप पैसा दोगे सिर्फ इसको, ठीक है, इसके अलावा किसी और को नहीं, क्योंकि ये राइट है फ्यूचर मेंटेनेंस का, ठीक है। ये ट्रांसफरेबल नहीं है। क्या बताइए, ट्रांसफरेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल। ये विडो के केस में भी सेम है। अगर विडो हो जाइए, ठीक है, इनका हस्बैंड मर चुका है, तो क्या फैमिली इनका टेक केयर करेगी कि नहीं करेगी? हाँ जी, टेक केयर करना होगा फैमिली इनका, ठीक है। मेयर राइट टू सू एन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है? क्लेम करना, कुछ एक्शन लेना, क्लेम करना। समझ में आ रहा है? क्लेम क्या क्लेम करें? फॉर एग्जाम्पल कुछ डैमेज हुआ है आपका, तो आप क्लेम करोगे ना, क्या क्लेम? कंपेंसेशन वगैरह एंड ऑल दैट। तो ये जो राइट है आपका सू करने का, एन एक्शनेबल क्लेम करने का, ये आपका पर्सनल राइट है। ये आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये आपका पर्सनल राइट है, ये आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। समझे? फॉर एग्जाम्पल आपके साथ अगर कुछ गलती हुआ है ना, ठीक है, तो आपको जाके कंप्लेंट करना होगा। आपको जाके कंप्लेंट करना होगा। समझ में आ रहा है? कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता आपके बिहाफ पे। चलो आगे देखते। ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड सैलरी, स्टाइपेंड एक्सेट्रा। तो आप ऐसे नहीं कह सकते, ये आपका बॉस, सुनिए ना, ये आपका बॉस का नाम बताइए, क्या कुछ भी रख दो, इमेजिन करो, ये आपका बॉस, ठीक है, और ये है आप राज, ठीक है। अब बात कुछ ऐसा है, आप बॉस को नहीं कह सकते कि मेरा जो ऑफिस है मैं क्या वो ट्रांसफ़र कर दूँ, किसी दूसरे को बिठा दूँ, मेरा जो सैलरी है वो किसी दूसरे को दे दो, स्टाइपेंड वगैरह दूसरे को दे दो, ट्रांसफ़र कर देता हूँ मैं अपना राइट। नहीं होता ये चीज़, ठीक है। पब्लिक ऑफिस, सैलरी, स्टाइपेंड एक्सेट्रा, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट जॉब पे हो, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपके अकाउंट में पैसा डालेगा ना, या गवर्नमेंट को आप बोलोगे नहीं, एक काम करो मेरे गर्लफ्रेंड के पैसे अकाउंट में पैसा डाल दो, ऐसा होगा? चमाट खाओगे, सच्ची में बता रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। अच्छा, इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र टू अनबॉर्न पर्सन। क्या बताइए, लिख लो, ट्रांसफ़र टू अनबॉर्न पर्सन। क्या पॉसिबल है? नो, ठीक है, सिंपल सा बात है, नो। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पेंडेंस। लेस पेंडेंस जो है पहले भी मैंने बता रखा है आप लोगों को कि लेस पेंडेंस का मतलब क्या होता है, लेस पेंडेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड है ना, उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे। देयर मस्ट बी ए सूट और प्रोसीडिंग इन द कोर्ट ऑफ द कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन। सूट प्रोसीडिंग चल रहा होगा ना, तभी जाके लेस पेंडेंस होगा। फिर द सूट और प्रोसीडिंग मस्ट नॉट बी collusive. The legislation must be on in which right to involve property is directed and specifically in question. There must be transfer of or otherwise dealing with the property in dispute by any part to the litigation. देखो एक चीज़ समझो, इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, जिस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, क्या हम उसको लीज पेंडेंस कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का बात हुआ ही नहीं है। जब इस प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है और इसको ट्रांसफ़र करने का बात होगा, तब जाके हम कहेंगे भैया इसका क्या बताइए, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस लग जाएगा इसके ऊपर। समझ में आ रहा है चीज़? तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। सच ट्रांसफर मस्ट अफेक्ट द राइट ऑफ द अदर पार्टी दैट में अल्टीमेटली एक्वायर अंडर द टर्म ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना समझ लो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज कैनॉट बी ट्रांसफर्ड। समझे? डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी लिख लो साइड पे, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज कैनॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग मॉर्टगेजेस के ऊपर। क्या बताइए? मॉर्टगेजेस के ऊपर। समझे? मॉर्टगेजेस, देयर आर ऑल 6 काइंड्स ऑफ मॉर्टगेज। 6 प्रकार के मॉर्टगेज होते हैं। सिंपल मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, स्ट्रक्चरल मॉर्टगेज, इंग्लिश मॉर्टगेज, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड और इक्विटेबल मॉर्टगेज, फिर अनोमलस मॉर्टगेज। समझाता हूँ मैं सर, अनोमलस मॉर्गेज क्या होता है? समझाता हूँ भाई यार, 2 मिनट दो मेरे को, सुनो। सिंपल मॉर्गेज क्या होता है? सबसे पहले परे ये एक्सप्लेन कर दी। सिंपल मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज का मतलब पता है आपको? गिरवी रखना, वही है, गिरवी रख के पैसा लेना, लोन।
वगैरह, उसको कहा जाता है सिंपल मॉर्गेज। ठीक है, ये तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रीड करवा दूंगा। मॉर्गेजर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू मॉर्गेजी। मॉर्गेजर कौन? जो मॉर्गेज कर रहा है, वो ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी को किसके पास? मॉर्गेजी के पास। फॉर ए लोन, लोन चाहिए। तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि ये आप इंडिविजुअल हो, ये ए है एंड ये बी है, ये मॉर्गेजी जो है ये बैंक है। ठीक है, एंड इफ़ ऑन द ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट में आपने लोन का पैसा नहीं तुराया, इज़ नॉट रिपेड विद द इंटरेस्ट, मॉर्गेज कैन टेक द पोजेशन। ठीक है, मॉर्गेजी, यहाँ पे मॉर्गेजी होगा, GAGEE होगा। ठीक है, मॉर्गेजी कैन टेक दी पोजेशन ऑफ दी प्रॉपर्टी। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। एंड होगा सेल इट। ठीक है, सेल इट। और अगर देखो सुनो, समझाता हूँ मैं। ठीक है, लोन लिया आपने मॉर्गेज के ऊपर, अब ड्यू डेट आ चुका है, आपने इंटरेस्ट भी नहीं दिया है और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे नहीं किया है, तो मेरे पास पूरा राइट है, मैं कौन हूँ? मैं हूँ बैंक। मेरे पास पूरा राइट है कि मैं आपके प्रॉपर्टी को सेल कर दूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी को सेल कर दूंगा। ठीक है, एंड सेल इट। ठीक है, सेल करने के बाद अगर मेरे पास सरप्लस अमाउंट बचा तो मैं मॉर्गेजर को दे दूंगा। ठीक है, मैं कौन हूँ? मैं हूँ बैंक, मैं हूँ बैंक। मैं दे दूंगा किसको? जिसने आके मेरे पास इसका घर का प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज रखा। जितना पैसा मेरा लोन का था उतना मैं रख के बाकी पैसा उसको दे दूंगा। और बाई चांस सर डेफिसिट हुआ तो मैं बेच कर भी पूरा पैसा नहीं ले पाया, तो भैया ये कंप्लीटली कौन लायबल रहेगा? मॉर्गेजर लायबल रहेगा। समझे? जितना पैसा घर बेच के हम लोग ले पाए वो ले लेंगे, बाकी जितना पैसा नहीं ले पाए तो मॉर्गेजर को तिराना होगा ना पैसा। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा चीज़ है सर। हाँ जी, फिर आता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अच्छा समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक जो है इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने यहाँ पे लिखा है ना उतना ही आपको मटेरियल से कर लेना है। इन दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज्ड विद ए कंडीशन। मॉर्गेज करेंगे कंडीशन के साथ, मॉर्गेज करेंगे कंडीशन के साथ, एक के साथ एक फ्री, सुपर एडेड दैट इन द इवेंट, कंडीशन के साथ देखो, दैट इन द इवेंट ऑफ अ फेलियर बाय द डेटर टू रिपे द डेट, डेटर ने अगर डेट पे नहीं कर पाया एट द स्टिपुलेटेड टाइम, द ट्रांजैक्शन शुड बी रिगार्डेड अ सेल, एंड इन केस द लोन इज रिपेड एट द स्टिपुलेटेड टाइम द सेल शैल बी इनवैलिड। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी, देखो समझो, मैं जो बताऊंगा बता रहा हूँ, समझना अच्छे से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे लोन लिया प्रॉपर्टी को गिरवी रख के। ठीक है, तो अगर मैंने उस टाइम पे अगर आपको नहीं दे पाया ना पैसा, तो ये कंसीडर किया जाएगा कि मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बेच दिया है। समझ में आ रहा है? इतना सा ही बात है, ईजी है सर। फैक्टरिंग मॉर्गेज देखो क्या है, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एक चीज़ लिखो, मॉर्गेजर, MOTGA, मॉर्गेजर लिखो। ठीक है, मॉर्गेजर ट्रांसफर्स, क्या लिखना है? मॉर्गेजर ट्रांसफर नहीं, डिलीवर्स। हाँ, मॉर्गेजर डिलीवर्स दी प्रॉपर्टी लिख दो। मॉर्गेजर डिलीवर्स दी प्रॉपर्टी टू whom? टू मॉर्गेजी। ठीक है, मॉर्गेजर कौन? हम तो आपसे लोन ले रहे हैं, आप हो मॉर्गेजी, आप हो बैंक। ठीक है, एंड ऑथोराइजेस हिम, और मैं आपको ऑथोराइज करता हूँ टू रिटेन सच पोजेशन अंटिल पेमेंट और द मॉर्गेज मनी, एंड to receive the rent and profits acquiring from the property or any part of such rent and profit to appropriate to the same in lien to the interest or in payment of the mortgage money or partly in lien of the interest or partly in payment of the mortgage money। इसका मतलब समझना। ठीक है, मैं कौन हूँ? मैं हूँ मॉर्गेजर। आप कौन हो? आप बड़े बैंक SBI। आप कौन हो? आप मॉर्गेजी हो। मैंने आपको अपना प्रॉपर्टी दिया और आपको क्या कहा पता है? आपको मैंने कहा कि देखो भाई साहब, मेरा ना महीने का 1 लाख रुपए आता है इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि भाड़े पे है ना, तो आपका जो लोन का अमाउंट है ना, वो आप एक काम कीजिए, मेरे जो ये रेंट है ये आप कलेक्ट करते रहिए, बैंक कलेक्ट करता रहेगा वो रेंट।
और लोन का अमाउंट जो है ना वो वहीं से कटता रहेगा। समझ में आ रहा है? पार्शियली भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक काम करना, 50,000 रुपये काटते रहना और 50,000 रुपये मैं ले लूँगा। ठीक, इस प्रकार से लोन का अमाउंट जाता रहेगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड ईजी सा चीज़ है, कंसेप्ट है, कुछ है ही नहीं इसमें। फिर है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज सेम है सिंपल मॉर्गेज के जैसा सेम है इंग्लिश मॉर्गेज। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग मॉर्गेज देते हैं ना, मॉर्गेज नॉर्मल सिंपल मॉर्गेज में गिरवी रखता है। ठीक है, इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है कि पहले से ही ट्रांसफ़र किया जाता है आपके नाम पे। ठीक है, मैं कौन हूँ? मॉर्गेजर। आप कौन हो? मॉर्गेजी। सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, मैंने आपको गिरवी रखा है। ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं हुआ है अभी तक, जब तक कि ना डिफ़ॉल्ट और ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इंग्लिश मॉर्गेज में ऐसा है कि डिफ़ॉल्ट हो ना हो पहले से ट्रांसफ़र हो जाता है, और अगर आपने दे दिया पैसा तो आपको वापस कर देते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। क्या बोले यहाँ पे? मॉर्गेज और डिपॉजिट बाय टाइटल डीड। अ पर्सन डिलीवर्स टू द क्रेडिटर ऑन हिज एजेंट document of title of his immovable property with an intention to create a security and obtains a loan। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा चीज़ है। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड का मतलब होता है घर के पेपर्स, कागजात मैंने आपको दे दिया है, घर के कागजात। ठीक है, और आप जो है, और किस लिए दिया है? क्योंकि मैंने आपसे डेट लिया है, लोन लिया है। आप कौन हो? आप हो बैंक, बड़े आदमी। ठीक है, हम कौन है? हम है छोटे आदमी। हम कौन है? हम मॉर्गेजर। आप कौन हो? आप हो मॉर्गेजी। ठीक है, तो आपसे मैंने लोन लिया है। ठीक है, और मैंने अपना कागजात जो है, डीड जो है, वो आपको दे रखा है। समझ में आ रहा है? वही बात है। एनोमलियस मॉर्गेज का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मॉर्गेजेस। पकड़ लो, इंग्लिश मॉर्गेज प्लस मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, इस प्रकार का। तो 2-3 मॉर्गेज मिला करके जो मॉर्गेज होता है उसको कहा जाता है एनोमलियस मॉर्गेज। ठीक है, सब मॉर्गेज क्या होता है? सब मॉर्गेज का क्या मतलब होता है? सब मॉर्गेज, हाँ जी, जैसे सबलेट होता है, सबलेट उस प्रकार से होता है सब मॉर्गेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ। मैं हूँ सैम, मैंने लोन लिया SBI से, मॉर्गेज पे रख दिया मेरा प्रॉपर्टी। SBI ने लोन लिया RBI से, मॉर्गेज पे रख दिया मेरा ही प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? इसको कहा जाता है सब मॉर्गेज। एक ही बात है भाई, पैसा मैं दे दूंगा तो SBI मेरा प्रॉपर्टी वापस कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, प्यूसिन मॉर्गेज का मतलब ये होता है जब सेम प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी, मेरा घर बहुत 1 करोड़ रुपए का है मेरा घर। अब उसमें से हमने मेरा ही घर 2 मॉर्गेजी को दे रखा है। तो 50 लाख का मैंने लोन लिया किसी से, मैंने उसको दे रखा है आधा घर, और 50 लाख का लोन लिया मैंने किसी अलग जगह से, तो मैंने उसको दे रखा है। समझ में आ रहा है? तो कैसे लिखेंगे सर? इंग्लिश में बताइए ना। व्हेन सेम प्रॉपर्टी हैज बीन मॉर्गेज टू मोर देन 1 मॉर्गेजी। समझे? ये लिख लेना अच्छे से। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल। अब एक टॉपिक आता है, ये आज का वीडियो यही तक ही रखेगा, लेकिन सुनो, मैं और एक टॉपिक करवाऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा आप लोग को। ठीक है, छुट्टी दे दूंगा। एक टॉपिक लिखते हैं, मॉर्गेज और चार्जेस में डिफरेंस क्या है? मॉर्गेज और चार्ज पता है ना, कंपनी लॉ में पढ़े हो भाई, चार्ज में डिफरेंस क्या है? मैं जो बताऊंगा वो लिख सकते हो आप लोग, मेरे को लिखना नहीं है, मेरे को जगह कम हो जाएगा। ठीक है, मैं जो बताऊंगा लिख लो यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1, मॉर्गेज में लिखो इट इज़ अ टाइप ऑफ चार्ज। लिखो ना, क्या? इट इज़ अ टाइप ऑफ चार्ज। और चार्ज में लिखो, ये लिखना है यहाँ पे, मॉर्गेज इट इज़ अ टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज में लिखना है इट इज़ ब्रॉडर एंड इंक्लूड्स बोथ मॉर्गेज एंड हाइपोथेकेशन। ठीक है, ये एक बार लिख डालना है आपको। फिर दूसरा पॉइंट, यहाँ पे लिखो इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखो बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखो मॉर्गेजर इज पर्सनली लायबल। ठीक है, और यहाँ पे लिखो नॉट पर्सनली लायबल। फिर यहाँ पे 4 नंबर पे लिखो, 4 नंबर पे यहाँ पे लिखो ही मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और यहाँ पे लिखो ऑप्शनल। यहाँ पे क्या लिखना है? ऑप्शनल। ये है डिफरेंस मॉर्गेज एंड चार्ज का। आपकी इस मटेरियल में चार्ज का भी बहुत सारा दे के रखे, लेकिन हम लोगों ने कंपनी लॉ में देखा है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला है। ठीक है,
तो आज का वीडियो यहीं तक रखेगा, यहीं तक आपका पूरा सब कुछ है पढ़ने के लिए और कुछ नहीं है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मार्किंग करवाना ज़रूरी है कि नहीं। मेरे हिसाब से नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि सो दैट चैप्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो पाए। यही है आपके पूरे पूरे चैप्टर्स। एक बार दिखा देता हूँ यार, फिर बोलोगे कि सर झूठ कह रहे हो सर। ये देखो चार्जेस का थोड़ा पोर्शन है आपके इधर पे, ठीक है, फ्लोटिंग चार्ज वगैरह, चार्जेस का थोड़ा पोर्शन है यार। फिर देखो मॉर्गेजेस वगैरह, ठीक है, सब मॉर्गेज, ठीक है, ये मॉर्गेज ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने ये मॉर्गेजेस से ये रीड करना एक बार। एसेंशियल ऑफ मॉर्गेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर एक्शनेबल क्लेम किसको कहा जाता है, भाई साहब हम लोग देख चुके हैं भाई, एक्शनेबल क्लेम किसको कहा जाता है। फिर हम लोग देखेंगे, देखो ऊपर से दिखाता हूँ, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चुका है, अ राइट टू वे, ठीक है, लैंड, ऑफिसेस, ये सब हो चुका है। रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल, हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। फिर आएगा यहाँ पे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, नोटिस वगैरह, ठीक है, यहाँ से नहीं करना है। फिर आपको ये करना है, रिस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ रूल अगेंस्ट इनएलिजिबिलिटी, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, पार्शियल रिस्ट्रेंट, व्हेन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट वैलिड, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, ठीक है, कंडीशनल ट्रांसफर, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। फिर ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर और डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट हुआ है कि नहीं बताओ। डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रैंड बाय स्टॉपल, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, आज का ही टॉपिक है ये सब। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, प्रॉपर्टीज विच कैनॉट बी ट्रांसफर्ड, यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। देखो चेंज, ये देखो राइट ऑफ री एंट्री, ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट, ठीक है, इजी 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 सर, इजी इजी ट्रांसफर। फिर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। फिर देखिए हम लोग बस डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पेंडेंसी। तो ये सारा चीज़ हो चुका है अपने, ठीक है। यहाँ से आपको पढ़ लेना है, सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है मैंने और कुछ नहीं है एक्सप्लेन करने लायक।